हिंदी साहित्य में जब भी सबसे बड़े नामों की बात होती है तो एक नाम, एक उपाधि सबसे ऊपर आती है, उपन्यास सम्राट। और ये नाम है मुंशी प्रेमचंद का। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, बल्कि उनकी जबरदस्त साहित्यिक महानता का सबूत है। बिल्कुल। और देखिए इसी बात को ये कोट कितनी खूबसूरती से कहता है। उन्हें उपन्यास सम्राट तो कहा ही जाता है, पर असल में वो भारतीय जनता के दिलों के सम्राट बन गए। मतलब उन्होंने सिर्फ कहानियां नहीं लिखी, उन्होंने उन आम लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली जिनकी कहानियों को वो दुनिया के सामने ला रहे थे। तो आज के इस खास समीक्षा में हम यही समझने की कोशिश करेंगे। हम ये जानेंगे कि कैसे एक इंसान की अपनी जिंदगी के संघर्ष एक पूरे राष्ट्र की आत्मा का आईना बन गए। देखेंगे कि कैसे उनकी निजी तकलीफें उनके किरदारों की आवाज बनी, और सबसे जरूरी बात कि कैसे उनका लिखा हुआ आज भी हमारे समाज पर उतना ही लागू होता है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम किन किन पहलुओं पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि उन्हें उपन्यास सम्राट क्यों कहते हैं। फिर बात करेंगे उनके संघर्ष भरे जीवन की और कैसे उनकी कलम एक हथियार बन गई। इसके बाद हम देखेंगे कि उनका साहित्य कैसे समाज का आईना बना, और आखिर में उनकी विरासत आज भी इतनी मजबूत क्यों है। तो शुरुआत करते हैं उनके नाम से ही। एक ऐसा इंसान जिसे दुनिया ने धनपत राय श्रीवास्तव के नाम से जाना, लेकिन इतिहास में उनकी पहचान बनी उनके कलम के शक्तिशाली नाम से, मुंशी प्रेमचंद। तो देखिए, उनका असली नाम था धनपत राय श्रीवास्तव, और जो नाम दुनिया जानती है वो था उनका कलम का नाम, मुंशी प्रेमचंद। एक नाम तो परिवार से मिला था, है ना, पर दूसरा नाम उन्होंने खुद अपनी पहचान बनाने के लिए चुना। धनपत राय से मुंशी प्रेमचंद बनना ये सिर्फ नाम बदलना नहीं था, नहीं, ये एक ऐसे लेखक के जन्म की कहानी थी जो आगे चलकर अपने समय की सबसे बड़ी आवाज बनने वाला था। अब चलते हैं उनके जीवन के उस हिस्से में जिसने उनके लेखन को वो सच्चाई, वो यथार्थवादी धार दी जिसके लिए वो आज भी जाने जाते हैं। गरीबी में कैसे एक लेखक तैयार होता है, ये कहानी है उस दौर की। उनका हर एक संघर्ष उनकी कहानियों का एक एक चैप्टर बनता चला गया। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1880 में लम्ही गांव के एक गरीब किसान परिवार में जन्म होता है। महज 5 साल की उम्र में 1885 में मां का साया सिर से उठ जाता है। फिर 1896 में डाकिया पिता भी चल बसते हैं, और 1899 तक आते आते हालात इतने खराब हो जाते हैं कि उन्हें भयानक गरीबी और भुखमरी का सामना करना पड़ता है। ये दिखाता है कि गरीबी और दुख उनके लिए कोई कहानी का विषय नहीं थे, ये उनकी अपनी जीवी सच्चाई थी। इन्हीं मुश्किलों ने उनके लेखन की नींव रखी। यही वो अनुभव थे जिन्होंने बाद में उनके ग्रामीण किरदारों को इतना इतना असली और जिंदा बना दिया। सिर्फ 20 रुपए, ये छोटी सी रकम उनके पिता की महीने भर की तनख्वाह थी। सोचकर देखिए, इसी में पूरे परिवार का गुजारा करना होता था। ये एक आंकड़ा भर नहीं है, ये उस आर्थिक तंगी का सीधा एहसास कराता है जिसमें प्रेमचंद का पूरा बचपन बीता। और शायद यही वजह है कि गरीबी के मनोविज्ञान को वो इतनी गहराई से समझ पाए। और ये देखिए, 16 साल की उम्र में कई कई दिन भूखे रहने के बाद उन्हें जिंदा रहने के लिए अपनी सबसे कीमती चीजें, अपनी पाठ्य पुस्तकें बेचनी पड़ी। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये उस बेबसी की इंतहा है जहां ज्ञान का जो जरिया है, यानी किताबें, वही पेट की आग बुझाने का सामान बन गई। कितनी बड़ी विडंबना है ये। लेकिन शायद इसी पल ने उनके अंदर के लेखक को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। और कहते हैं ना, जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो कहीं से एक रोशनी आती है। निराशा के इसी पल में एक अचानक हुई मुलाकात ने उन्हें उनकी पहली नौकरी दिला दी। एक टीचर का पद, 18 रुपए महीने पर। ये नौकरी सिर्फ पैसों का जरिया नहीं थी, ये उनके लिए सम्मान और थोड़ी स्थिरता की तरफ पहला कदम था। और इसी ने उन्हें लिखने के लिए वो जरूरी राहत दी। तो अब कहानी में आता है वो मोड़, वो अहम पल, जब उनकी कलम सिर्फ एक कलम नहीं रहती बल्कि एक हथियार बन जाती है। ये वो वक्त था जब उनकी लिखाई सीधी सीधी ब्रिटिश हुकूमत से टकराई, और इस घटना ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। यहीं पर एक लेखक, एक साहित्यिक विद्रोही बन गया। साल था 1908 और उन्होंने एक किताब छापी, सोजे वतन, जिसका मतलब होता है राष्ट्र का विलाप। ये सिर्फ कहानियों का एक कलेक्शन नहीं था, नहीं, ये तो ब्रिटिश राज के खिलाफ एक साहित्यिक बिगुल था। सोजे वतन की हर कहानी में गुलामी का दर्द और आज़ादी की कसक भरी हुई थी, जिसने हुकूमत को सीधी चुनौती दे डाली।
और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। सबसे पहले उन्होंने ये देशभक्ति वाली किताब नवाब राय के नाम से छापी। इसके बाद ब्रिटिश डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने उन्हें तलब कर लिया। उन पर राजद्रोह से भरी कहानियां लिखने का संगीन आरोप लगाया गया और फिर उन्हें अपनी ही किताब की सारी प्रतियों को अपनी आंखों के सामने जलते हुए देखने पर मजबूर किया गया। आखिर में सरकार की इजाजत के बिना कुछ भी छापने पर पाबंदी लगा दी गई। ये कोई मामूली एक्शन नहीं था, ये एक लेखक की आवाज पर, उसकी आजादी पर सीधा हमला था। उन्हें चुप कराने की कोशिश थी, पर हुआ इसका उल्टा। और उस मजिस्ट्रेट ने उनसे जो कहा वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने कहा, अगर ये मुगल सरकार होती तो तुम्हारे दोनों हाथ काट दिए गए होते। सोचिए, ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी, ये उस क्रूरता का सबूत था जिसका सामना उस दौर के लेखक और विचारक कर रहे थे। मजिस्ट्रेट के ये शब्द साफ बताते हैं कि प्रेमचंद अपनी कलम से ब्रिटिश हुकूमत के लिए कितना बड़ा खतरा बन गए थे। तो सोजे वतन की घटना के बाद जब नवाब राय नाम पर पाबंदी लग गई, तब जन्म हुआ प्रेमचंद का। ये नया कलम नाम उनके दोस्त और संपादक दया नारायण निगम ने सुझाया था। और ये नाम सिर्फ एक पहचान नहीं था, ये एक तरह का विद्रोह था। ब्रिटिश हुकूमत को एक सीधा संदेश था कि तुम एक नाम को तो बैन कर सकते हो, लेकिन एक लेखक की आवाज को खामोश नहीं कर सकते। और इस नई पहचान के साथ प्रेमचंद ने साहित्य को एक नया मकसद दिया। उन्होंने तय किया कि साहित्य को समाज का आईना बनना चाहिए। अब वो कल्पना और किस्से कहानियों की दुनिया से बाहर निकले और भारत के गांवों की जो असली जमीनी हकीकत थी, उसे अपनी कहानियों का दिल बना लिया। और ये हिंदी साहित्य में एक तरह की क्रांति थी। समझिए, उनसे पहले ज्यादातर साहित्य राजा रानियों, तिलिस्म और फैंटेसी की कहानियों तक ही सीमित था। प्रेमचंद वो पहले बड़े लेखक थे जिन्होंने साहित्य का कैमरा घुमाकर आम आदमी, गरीब किसान और शोषित मजदूर की तरफ कर दिया। उन्होंने साहित्य में यथार्थवाद को स्थापित किया। उनके उपन्यास इस बात का सबसे बड़ा सबूत हैं। जैसे 1916 में आया सेवा सदन, जिसमें उन्होंने महिलाओं की दुर्दशा और समाज के दोहरे चरित्र पर जोरदार प्रहार किया। फिर 1922 में प्रेमाश्रम आया, जिसमें किसानों और जमींदारों के बीच के संघर्ष को दिखाया गया। और फिर 1936 में आया गोदान। गोदान तो भारतीय किसान के जीवन का महाकाव्य बन गया। कर्ज, जमीन और इज्जत के लिए उसके कभी न खत्म होने वाले संघर्ष की कहानी। वो सचमुच में बेजुबानों की आवाज थे। उनकी कलम ने समाज की हर उस बुराई पर चोट की जिसे लोग या तो नजरअंदाज कर देते थे या जिसके बारे में बात करने से डरते थे। चाहे वो गरीबी हो जो इंसान को तोड़ देती है, जमींदारी प्रथा का अत्याचार हो, जाति के नाम पे होने वाला अन्याय हो, दहेज प्रथा हो या फिर सिस्टम में फैला भ्रष्टाचार, उन्होंने किसी भी मुद्दे को नहीं छोड़ा। और सिर्फ उपन्यास ही नहीं, उनकी कहानियां तो और भी ज्यादा तीखी थीं, जैसे कफन और सदगति। ये कहानियां गरीबी और जातिगत भेदभाव का इतना सच्चा, इतना बेबाक चित्रण करती हैं कि पढ़ने वाले को झकझोरकर रख दें। कफन में गरीबी की वो हालत दिखाई गई है जहां इंसानियत भी खत्म हो जाती है, और सदगति तो जाति व्यवस्था की क्रूरता पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। तो आखिर में अब इस सवाल पर आते हैं कि प्रेमचंद आज हमारे लिए क्यों जरूरी हैं? क्यों उनकी 100 साल पुरानी कहानियां पढ़कर ऐसा लगता है जैसे वो आज के बारे में ही लिख रहे हों? क्या हमारा समाज सच में उतना बदल गया है? जरा सोचिए, प्रेमचंद के काम के मुख्य विषय क्या थे? किसान का कर्ज, जातीय अन्याय, गांवों की गरीबी, भ्रष्टाचार। अब आज के लिए सवाल, इनमें से कितने मुद्दे हैं जो पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं? जवाब थोड़ा बेचैन करने वाला है ना? किसान आज भी कर्ज में है, जाति के नाम पर भेदभाव आज भी होता है और भ्रष्टाचार सिस्टम में घुसा हुआ है। ये तुलना दिखाती है कि प्रेमचंद सिर्फ अपने अतीत के बारे में नहीं लिख रहे थे, वो कहीं ना कहीं हमारा भविष्य भी देख रहे थे। और ये बात बिल्कुल सच है कि रंगभूमि, प्रेमाश्रम और गोदान के किसान आज भी हमारे गांवों में देखे जा सकते हैं। ये उनकी प्रासंगिकता का सबसे बड़ा सबूत है। उनके किरदार जैसे होरी और धनिया वो सिर्फ किताबों के पन्नों में कैद नहीं हैं, वो आज भी भारत के लाखों किसानों के रूप में जिंदा हैं जो अपनी जमीन, अपने सम्मान और इंसाफ के लिए रोज लड़ रहे हैं। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है। एक सदी बीत जाने के बाद जब हम प्रेमचंद को पढ़ते हैं तो क्या हम सिर्फ अतीत का एक रिकॉर्ड पढ़ रहे होते हैं, या फिर हम एक ऐसे आईने में देख रहे होते हैं जो आज भी हमारे समाज का सच दिखाता है? उनका काम एक विरासत तो है ही, पर साथ ही एक चुनौती भी है जो हमसे सवाल पूछती है,